हेलो लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नो में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं हूं आदित्य तोमर और आज हम इस लेक्चर के अंदर सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस लेक्चर इज़, आपको सबसे पहले तो लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा रैशनलाइज एनसीईआरटी से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल एनसीईआरटीज़ को रैशनलाइज कर दिया गया है, तो उसमें से लेटेस्ट सिलेबस से आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंडली, आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहीं पर एक्सप्लेन किया जाएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज यहीं पर सॉल्व करके दिए जाएंगे। So basically this lecture is gonna be one stop solution for all your problems for chapter number 1। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को भी कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। तो सबसे पहली बात, अगर हम रियल नंबर्स के साथ शुरू करें तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो आइए उसी से ही शुरू करते हैं। रियल नंबर्स बेसिकली दो ब्लॉक से बनते हैं। पहला होता है आपका रैशनल नंबर्स और दूसरा आपका होता है इर्रेशनल नंबर्स। आई नो आपको ये सब पता है, बट जस्ट अ लिटिल ब्रश अप। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। एंड इर्रेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ये आपने पिछले साल ही पढ़ा है 9th ग्रेड में, राइट। एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग रेकरिंग। एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा दोनों टाइप्स के, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या फिर रिपीटिंग कह सकते हैं। ये दो टाइप्स के आपके होते हैं। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं। लेट्स से हमारे पास है 10/2, तो ये टर्मिनेट होके 5 आ जाएगा। और जो टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स होते हैं जैसे कि 10/3 एग्जांपल के तौर पे, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 3.333। मतलब ये 3 वाला ब्लॉक इन्फानाइटली चलता जाता है। तो यहाँ पर हम 3.3 को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये बार लग के। तो ये होते हैं रियल नंबर्स में रैशनल नंबर का टाइप, राइट। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले आई होप आपको सब कुछ ब्रशअप हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि टर्मिनेट तो होते ही नहीं है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसमें तो आपने देख लिया रैशनल नंबर में एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब कि वो रिपीट भी किसी एक ऑर्डर में नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जैसा कि जानते हैं वो है पाई। पाई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसका अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो आता है 3.1428 और ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता ही चला जाता है। मतलब इसका आपको कोई ब्लॉक भी नहीं मिलता कि ये नंबर क्या एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहा है या नहीं। तो ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इर्रेशनल नंबर्स का तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम जानेंगे रैशनल नंबर्स और क्या में जाते हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर आपको दो टाइप्स के नंबर और देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो हो गई आपके इंटीजर्स और दूसरे होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आप एक चीज़ याद रखें, फ्रैक्शंस में हम डेसिमल्स को भी कवर करते हैं, राइट, क्योंकि वो तो एक ही बात हो गई। तो फ्रैक्शंस को आप बेसिकली इसका एक सब पार्ट कह सकते हैं, डेसिमल्स को फ्रैक्शन का। इंटीजर्स जैसा कि आप जानते हैं, इंटीजर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो प्लस नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1, -2, -3 टू द इन्फाइनाइट। पॉजिटिव नंबर जैसे कि +1, +2 और +3 इन्फाइनाइटली। और ज़ीरो तो आप जानते ही हैं, ये होता है इंटीजर्स का सेट। अब दो चीज़ और होती हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। इन दोनों चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो बेसिकली काउंटिंग नंबर्स हैं, जो 1 से लेकर शुरू होते हैं और इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं, राइट। और जो होल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं, राइट। ये दो हमारे बेसिक नंबर्स हो गए। इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स बेसिकली आप कह सकते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। नेगेटिव नंबर्स भी आप जानते ही हैं, दे आर -1, -2 और इन्फाइनाइटली एक्सटेंड होने वाले, राइट। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रियल नंबर्स के बारे में।
अब आगे बढ़ते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, वो है कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसका पहला थ्योरम ही इसके बेस्ड है, तो आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। आई नो आपको ये पता होंगे, बट बेसिकली जस्ट अ लिटिल ब्रश अप। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आप ये बात जानते होंगे, हर एक नंबर एक्सेप्ट फॉर 0 एंड 1, हर जो नंबर होते हैं ना, उनके 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। लेट्स से 2 है, तो इसका एक फैक्टर तो हो गया 1 और दूसरा फैक्टर हो गया 2, तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हों। जैसे कि हमारे पास 4 है, तो 4 का आप देखेंगे 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। ये 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो बेसिकली दीज आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एकदम इसका उल्टा है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो भी कौन से? ये 2 फैक्टर्स भी हमारे पास डिफाइंड रहते हैं। पहला तो होता है 1 और दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ, मतलब जिस भी नंबर को हम ले रहे हैं वो नंबर खुद। तो ये इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट? तो प्राइम नंबर्स में आपको आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, बहुत ही ईजी थे वैसे। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स में एक और ही बाइफरकेशन की, उसको हम देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स के अंदर एक और चीज़ आती है, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स, राइट? तो अब चलिए अब हम को प्राइम नंबर्स को देखते हैं। ना तो समझ आ गया होगा प्राइम नंबर से कि वो प्राइम नंबर्स हैं। लेट्स से हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो। 2 का आप देखेंगे तो ये होता है 1 और 2, राइट? 3 का आप देखेंगे 3 होता है 1 और 3। इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर हो वो भी सिर्फ और सिर्फ 1, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। तो बेसिकली कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हों वो आपस में को प्राइम ही कहलाते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजी होते हैं बेसिकली। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. धीरे धीरे समझते हैं। कंपोजिट नंबर, राइट? कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, कोई अच्छा सा 16 ले लेते हैं, राइट? हमारे पास 16 एक कंपोजिट नंबर है। इसमें ये लिखा है कि इस 16 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप जानते हैं 4 इंटू 4 होता है, या फिर इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4, राइट? तो ये हमारा इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो 2 नंबर हैं, ये इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट? तो बेसिकली ये थ्योरम यही कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो प्राइम का फैक्टर्स हो, जैसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, राइट? अब हमारा हर एक नंबर यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, इसमें आपको कहीं भी कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो जिसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे उसमें एक और कंपोजिट मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लेट्स से 9 ले लेते हैं। तो 9 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, दोनों ही 3, और ये दोनों 3 क्या है? यस, देज आर प्राइम नंबर्स। तो यही ये थ्योरम कहता है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा यूनिक रहता है, मतलब और आप इन्हें किसी और फैक्टर्स में नहीं कर सकते। लाइक आप इनको 2 इंटू 3 नहीं लिखा सकते, या 2 इंटू 2 इन्हीं फैक्टर्स को ऐसे नहीं कर सकते। मतलब यही एक लौता ऑर्डर है, अनलेस और अनटिल आप इनके ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे। दैट इज़, अगर मैं मान लेता हूँ कि और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 6 ले लीजिए। एक सेकंड, मैं सबको इरेज कर दूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसमें 6 लेता हूँ, क्योंकि 6 में क्या है ना, 2 भी अकर हो रहा है, 3 भी अकर हो रहा है, तो मैं 6 लेता हूँ। मेरे पास जैसे कि नंबर 6 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 इंटू 3 आएगा। अब आप देखेंगे 2 भी एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम है, इन दोनों में से कोई भी कंपोजिट तो नहीं है। अब आप जैसे कि 6 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 3 इंटू 2, राइट? तो आपको बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप कौन सा नंबर आगे लिख रहे हो, कौन सा नंबर पीछे लग रहे हो, इससे मैटर नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर्स क्या, तो वही है ना, आप नंबर्स तो वही यूज़ कर रहे हो, 2 यूज़ कर रहे हो, 3 यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली ये थ्योरम यही कहता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है ये, अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो उनके जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के ही इक्वल होता है। एग्जाम्पल ही से लेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 6, एक सेकेंड, मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 6 है और दूसरा नंबर 15 ले लेते हैं, राइट? 2 नंबर्स हो गए हमारे पास। अब इसको पहले तो हम 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 हो जाएगा 2 इंटू 3, राइट? 15 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5, ठीक है? ये हमारे हो गए। अब देखिए ये दोनों ही, जितने भी नंबर्स हमने यूज़ किए हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं।
अब हमें पहले तो इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ तो सीधा सीधा 3 आ गया। एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ तो 3 आ गया है। एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा, 5 वन 3 6 30। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 30, राइट। अब ये हमारे पास इसका एचसीएफ भी आ चुका है, हमारे पास एलसीएम भी आ चुका है, हमारे पास नंबर्स भी गिवन है, राइट। एक सेकेंड, हमारे पास एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था 6, एलसीएम एचसीएफ 3 था ना, यस, एक सेकेंड 3 था। एलसीएम एचसीएफ हमारे पास था 3, ये था 30 और नंबर्स थे 6 एंड 15, राइट। हमसे क्या बोला था कि हमें एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेसिकली 30 इंटू 3, तो क्या आता है 90, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विच इज़ 15 इंटू 6, तो 15 6 ज़ा 90। तो बेसिकली आप देखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच। ये हर एक नंबर पर यही रूल अप्लाई होगा। अगर कोई 2 नंबर्स आप ले रहे हैं तो हर एक पर ये अप्लाई हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसका एक्सेप्शन है, आप 3 नंबर्स नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3 सेट ऑफ नंबर्स हैं तो उन पे ये चीज़ वर्क नहीं करती है, ओके। अब हम एक और रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिकली नोट है छोटा सा, जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि एलसीएम जो होता है ना, वो हमेशा एचसीएफ से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। अगर आप देखें इसमें हमारा अभी जो केस था उसमें हमारे पास एलसीएम क्या था, एलसीएम हमारे पास था 30, राइट, और एचसीएफ था 3। तो आप देखेंगे 3 जो है वो एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड करके हमारे पास जो क्वोशंट लाएगा वो आएगा 10 और रिमाइंडर 0। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो बेसिकली हमेशा ही होता है, जब भी आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, दैट इज़ वो हमेशा उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल कहता है कि कंसीडर द नंबर्स 4n। हम इन चीज़ों को हाईलाइट करते चलेंगे। कंसीडर द नंबर्स 4n, पहले तो हमें नंबर दिया है 4n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है कि n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिससे 4 रेज टू द पावर जो n है वो 0 डिजिट से एंड हो। तो हमारे पास एक नंबर दिया है 4n, वो हमसे ये पूछ रहा है कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ, नेचुरल वैल्यू, दैट इज़ कि n की वैल्यू 1 से लेकर 1 से शुरू होगी, मतलब 1 2 3 4 इन्फाइनाइटली जो भी नंबर हो उससे हमें n की वैल्यू लेनी है। उसने ये पूछा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे कि जो नंबर आए उसके यूनिट्स प्लेस पे, मतलब आखिरी में 0 आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जब भी किसी नंबर को डिजिट 0 से एंड करना होता है, दैट इज़ अगर उसके एंड में 0 आना है, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ये दोनों फैक्टर्स होने ही चाहिए, नेसेसरली होने चाहिए। बिकॉज आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो 0 से एंड करता है। लेट्स से 10 ले लेते हैं, तो 10 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 इंटू 5 आता है। लेट्स से 20 ले लेता हूँ मैं, तो इसमें भी आता है 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। और भी आप नंबर्स ले लें, 30 ले लें, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देखेंगे 2 और 5 हर एक उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में नेसेसरली आ ही रही हैं। हमारे पास क्या नंबर था, 4 रेज़ टू द पावर n है, ठीक है। आप देखेंगे 4 क्या होता है, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको आप एक और बात देखें, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 रेज़ टू द पावर 2 और इसको भी n की पावर रेज़ करना है, राइट। तो ये जो आपस में अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 2n, राइट। तो ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे इसमें सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है ना, इसके बेस में सिर्फ 2 आ रहा है। n की तो हम वैल्यू ले ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो तो एक्सपोनेंट है और ये 2 भी एक्सपोनेंट हो गया। हमें क्या है, इस रूट को देखना है। तो इस रूट में आप देखेंगे कि 2 ही आ रहा है, 5 तो है ही नहीं है। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे, सिंस 5 डज नॉट अकर इन दिस फैक्टराइजेशन, ऐसा नहीं हो सकता कि, मतलब हम बोलेंगे कि n की कोई भी ऐसी नेचुरल वैल्यू नहीं है जिससे कि ये 0 डिजिट से एंड कर जाए। तो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहली बात, 6 और 20 नंबर्स हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका भी सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो नंबर्स दिए आप उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लें। 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, राइट। 20 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको आप ऐसे लिखें, 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 1। आप हर एक की पावर के साथ लिखें। इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 1, 3 रेज़ टू दी पावर 1, राइट। तो ये हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है।
आप इन फैक्टर्स को इरेज कर सकते हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, असली काम तो हमें इन्हीं से ही पढ़ने वाला है। तो चलिए, अब आपको 6 का क्या मिला है, 2^1 इंटू 3^1, एंड इसका क्या है 2^2 इंटू 5^1। देखिए, जब भी आप HCF निकालेंगे, गौर से सुनिएगा, जब भी आप HCF निकालेंगे तो जो नंबर्स कॉमन है आप उसकी सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, सबसे छोटा एक्सपोनेंट, आई मीन टू से। जैसे कि यहाँ पे 2 आप देखेंगे, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, राइट, और तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें जो 2 की पावर है वो क्या है, 2 है, और इसमें जो 2 की पावर वो क्या है, 1 है। तो आपको हमेशा छोटी पावर वाला नंबर लेना है। तो बेसिकली HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2^1, दैट इज HCF क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो HCF आपका निकल के आ जाएगा 2। LCM निकालने के लिए आपको जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, आपको हर एक नंबर, आई रिपीट, हर एक नंबर, यहाँ पे कॉमन से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हर एक नंबर की आपको लार्जेस्ट एक्सपोनेंट लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसका एक्सपोनेंट किसका है, 2 का है। तो हम 2^2 लेंगे। 3 की तो खैर एक ही सबसे मैक्सिमम पावर 1 ही है, क्योंकि इसमें तो 3 अकर ही नहीं कर रहा है, राइट, यहीं पे अकर कर रहा है, तो इसकी हम यही वैल्यू लेंगे, दैट इज़ 3^1, और इसमें क्या हो जाएगा 5^1। तो बेसिकली आपको हर एक नंबर की मैक्सिमम एक्सपोनेंट पे लेना है। तो 2^2 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 4 60, दैट इज़ हमारे पास क्या निकल के आया, LCM हमारे पास निकल के आया 60। ईजी। तो आपको ये मेथड अप्लाई करना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही बनी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये मेथड और इजी लगेगा। दिस इज़ एन ईजियर मेथड। मुझे पता है आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, आप हमेशा ऐसी 6 and 20 वाला मेथड अप्लाई करेंगे, यू कैन डू दैट। बट जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, इसलिए आप इस वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं HCF और LCM निकालने के लिए। तो हमारा HCF और LCM निकल चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला था, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया, बिकॉज हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें वेरीफाई करने को तो बोला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। बोला है कि हमें HCF निकालना है, HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसका LCM भी फाइंड करना है। तो इसमें मैंने आपको एक रिजल्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, कौन सा रिजल्ट था, येस, यू गॉट इट करेक्ट। हमने जो रिजल्ट की बात की थी वो था कि LCM, दो नंबर्स का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो A एंड B के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जिन भी हम नंबर्स का LCM और HCF ले रहे हैं उनका प्रोडक्ट बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले तो आपको HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के लिए मैंने आपको फिर से वही मेथड बताया था, आप पहले 96 लेंगे और 404 लेंगे। आप इनका वैसे ऐसे वाला कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, आप ऐसे दो नंबर लेके, बट मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूँगा। तो क्या हो जाएगा 96 इंटू 2 इंटू 48, 48 को और फैक्टराइज करेंगे तो 24, 24 को निकालेंगे तो 2, 12 बचा, 12 में से 2 निकालेंगे तो 6 बचेगा, उसमें से भी 2 निकालेंगे तो 3। ये आपका हो गया क्या, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार आप चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर था वो था 404, तो 4 को आप देखेंगे 2 हो जाएगा तो 202 चला जाएगा, फिर 2 चला जाएगा, फिर 101 बचेगा। क्या 101 और नंबर में होगा? बेसिकली ये आपका नंबर्स आ गए, ठीक है, ये आपके नंबर्स हो गए। अब आपको मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 96 को आप कैसे लिखेंगे, 96 को आप लिखेंगे, कितनी पावर है, 1 2 3 4 5। मैं इंक कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 96 क्या है, 2^5 है इंटू 3 है, राइट। और हमारे पास जो 404 है, 404 क्या है, 2^2 इंटू 101^1, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गए, नंबर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हम इसी रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मेरे पास HCF निकालना है। HCF के लिए मैंने क्या बोला था, जो नंबर कॉमन है उसकी सबसे छोटी वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है जो कॉमन पड़ रहा है, और इसमें भी सबसे छोटी वैल्यू इस वाले नंबर की है, तो हम यही लेंगे। HCF हमारा क्या हो गया, 2^2 बेसिकली 4। HCF 4 हो गया। LCM अभी हमें पता नहीं है, आई नो हम LCM निकाल सकते हैं, बट हम उस मेथड से नहीं लगाएंगे, हमें यही मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404, ठीक है। नीचे का इरेज कर लेते हैं, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे LCM को मैं इस साइड रहने देता हूँ और 4 को उधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो 96 इंटू 404 अपॉन 4, तो 4 की टेबल से ये कट जाएगा 101, तो 96 इंटू 101 इज इक्वल टू 9696। ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया, ये आंसर आ जाएगा।
LCM इज दिस। ईजी मेथड है, आप चाहे तो LCM वैसे भी निकाल सकते थे, बट हमें बोला यही था, मतलब हमें जब दिया गया है तो हमें यही मेथड यूज़ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो हम सीधे फैक्टर्स लिखेंगे। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। 72 के क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36, राइट। 36 को और करेंगे तो 2 18 हो जाएगा। फिर एक और 2 निकालेंगे तो 9 बचेगा। फिर 3, हाँ 3 2 पर चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 72 का हो गया। नेक्स्ट क्या था, 120। 120 तो बहुत ईजी है। 2 इंटू 60, 60 में से 2 गया तो 30, 30 में से 2 गया तो 15, 15 में से 3 गया तो 5। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। अब देखेंगे इनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। 6 में तो क्या ही एक्सपोनेंट निकालना है। 2 रेस टू दी पावर 1, 3 रेस टू दी पावर 1, राइट। इसमें क्या है, 2 रेस टू दी पावर 3 है और 3 रेस टू दी पावर 2 है। ओ वाह, साइमल्टेनियसली, इजंट इट अमेजिंग। यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 बार जा रहा है, दैट इज 2 रेस टू दी पावर 3 इंटू 3 रेस टू दी पावर 1 इंटू 5 रेस टू दी पावर 1। अब हमें क्या बोला था, HCF और LCM निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, जो नंबर कॉमन है उसकी सबसे छोटी वैल्यू। इन सब में आप देखेंगे कि 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं, और इसमें भी सबसे छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें आ रही हैं, 2 की और 3 की, दैट इज़ 2 रेस टू द पावर 1 इंटू 3 रेस टू द पावर 1। तो HCF क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6। HCF 6 निकल के आया। अब चलिए LCM निकालते हैं। LCM के लिए मैं ज़रा इस सबको इरेज कर लेता हूँ। क्या क्या इरेज कर लें, ये इरेज कर लेते हैं, इसका तो हमारे पास यहाँ लिखा है, इसको भी इरेज कर लेते हैं। ये सब हमारे पास लिखा हुआ है। अब चलिए LCM की तरफ ध्यान देंगे। इधर मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। LCM के लिए आपको क्या करना है, हर एक नंबर की हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से अकर कर रहे हैं, 2 आ रही हैं, 2 यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहे हैं और 5 यूज़ हो रहे हैं। तो 3 नंबर्स बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनकी हाईएस्ट पावर्स को उठाएंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर तो खैर 1 है, तो ये तो हम अकर ही नहीं करेगा, तो इनमें से हम 3 ले लेंगे। तो 2 रेस टू दी पावर 3। देन 3 की पावर क्या है हाईएस्ट, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हम इस वाली को यूज़ करेंगे। तो 3 रेस टू द पावर 2, और 5 की तो खैर एक ही पावर है, तो वो है 1, तो हम 1 यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका 5 रेस टू द पावर 1। 2 रेस टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 रेस टू द पावर 2 9, और 5, 9 5 सा 45, 8 इंटू 45, 8 इंटू 45, जो कि आंसर आता है आखिर में 360। तो हमारे पास जो LCM निकल के आया वो 360 है। बेसिकली जो हमारा HCF निकल के आया वो हो गया 6, एंड जो LCM निकल के आया वो हो गया 360। सो दिस इज़ द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें बेसिकली नंबर्स दिए, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। बहुत इजी है। 140 को देखेंगे तो हम इसे वैसे ही फैक्टराइज कर लेते हैं 140 को। तो ये 2 से जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, राइट। फिर ये 2 से जाएगा तो 35। अब 5 से चला जाएगा तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, एंड 7 टाइम्स से एक बार जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब आपको मैं इनको लिखने का तरीका बताता हूँ, दैट इज़ हम इन्हें लिखेंगे कैसे। तो हमारे पास फैक्टर्स तो बनी गए हैं, वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, इन सबको हमें एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे, पहले तो हम नंबर लिखेंगे 140, फिर इसके फैक्टर्स को लिखेंगे 2 रेस टू दी पावर 2 इंटू 5 रेस टू दी पावर 1 इंटू 7 रेस टू दी पावर 1। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं 156 का। इसको भी हम सिंपली फैक्टराइज करेंगे। चलिए इसको सीधे सीधे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 156 को पहले 2 से निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 78। तो 78 आएगा। अब 78 को करते हैं। बेसिकली फैक्टर ट्री मेथड है, पर मैं इनके डायरेक्ट फैक्टर्स लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो 2 इंटू फिर 78 को करेंगे तो 39 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 निकल जाएगा। 39 में 3 की टेबल में जाएगा तो 13, सो 3 इंटू 13। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स निकल के आए। अब इनको पावर की तरह पे लिखेंगे तो 156 हो जाएगा 2 रेस टू दी पावर 2 इंटू 3 रेस टू दी पावर 1 इंटू 13 रेस टू दी पावर 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3825। तो चलिए इसको तो वैसे ही कर लेते हैं क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है। 3825
तो पहले 5 की टेबल से काटते हैं। तो 5 7 ज़ा 35, ओके, ये 12 बचा, ठीक है, से 6 30 765, ठीक है। तो 5 से अब फिर काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5 26, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 153। अब 153 को काटने के लिए कौन सा नंबर से करेंगे? 3 से चेक करें, हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 से देखते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 51 हो गया। अभी भी ये 3 से चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो 17 टाइम्स जा रहा है। अब 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 से जो जाएगा, तो ये हमारे इसके बन गए प्राइम फैक्टर्स। आप जानते हैं इन्हें लिखेंगे कैसे? मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, फिर इरेज कर दूँगा। तो इसके क्या आ जाएंगे? 3 रेस टू दी पावर 2 इंटू 5 रेस टू दी पावर 2 इंटू 17 रेस टू दी पावर 1, तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब ये 5005 वाले को कर लेते हैं सॉल्व, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो 5005 वाला, ओके, तो इसको भी हम करते हैं फैक्टराइज। 5 की टेबल से जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 1001 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 3 की टेबल से तो जाएगा नहीं, 2 की से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है, बस 7 से देखते हैं। 7 1 ज़ा 7 1 7 4 से 28, ओके, हाँ 7 से जा रहा है, 143। अब 143 को देखते हैं, 143 किसकी टेबल में चला जाएगा? ना 8 में आएगा, तो 9, 10 11 11 में जा रहा है, तो 11 1 ज़ा 11 और फिर 13 ज़ा, तो ओके 13 टाइम्स जा रहा है। हमें 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 इसका लास्ट फैक्टर हो जाएगा। ये आ गए इसके फैक्टर्स। ये तो इनमें तो खैर कोई पावर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या ही करना है, तो लिख देते हैं। क्या आएगा? हम लिखेंगे पहले तो 5005 इज़ इक्वल टू 5 रेस टू द पावर 1 इंटू 7 रेस टू द पावर 1 इंटू 11 रेस टू द पावर 1 इंटू 13 रेस टू द पावर 1। सो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। सो द नंबर इज़ 7429, तो चलो इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं, बहुत ईजी होने वाला है। 7429, अब देखना पड़ेगा, ये टेबल्स थोड़ी चेक करनी पड़ेंगी। देखिए ना तो ये 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये बहुत ही लेट टेबल तक जाता है, तो इसको देखते हैं। ये 2 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ये मेरे को लग रहा है 17 से जाएगा। एक बार चेक करते हैं, हाँ 17 से चला जाएगा, चेक करते हैं। तो 17 में ओके 7 4 और रिमाइंडर था तो 3 7, हाँ 17 से चला जाएगा। अब हमारे पास आता है 437, तो इससे 17 से नीचे तो किसी नंबर से जाने नहीं वाला, क्योंकि हम देख ही चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। 18 से तो नहीं जाएगा, 19 से चला जाएगा, हाँ 19 से जा रहा है, तो 19 2 ज़ा 38 एंड 3 ज़ा ओके 23, फिर 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो क्या ही करना, 1 आ गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हम कैसे दिखेंगे? 7429 इज़ इक्वल टू 17 रेस टू दी पावर 1 इंटू 19 रेस टू दी पावर 1 इंटू 23 रेस टू दी पावर 1। ओके, सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेसिकली प्रोडक्ट को वेरीफाई करना, मतलब रिलेशन वेरीफाई करना है, जो हमने सीखा था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो वाले रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो 26 और 91 है। सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करेंगे, सबसे पहला काम हमारा वही होता है। तो 26 तो सिंपल दिख रहा है, 2 इंटू 13 बहुत ईजी है। 19 तो आपको पता ही होगा, 91 तो सीधे उससे जाएगा 7 की टेबल से, तो 91 को लिखते हैं। 7 की टेबल में जाएगा, 7 7, ओके, तो 1 एंड 2 23 हो गए, 3 टाइम 7 6 20। सो हमारे पास क्या नंबर आ गए? 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13। तो एच सी एफ आपको दिख ही रहा होगा, एच सी एफ तो बहुत ईजिली निकल रहा है। एक सेकेंड, एच सी एफ, तो एच सी एफ आपको मैंने बताया था जो भी नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर तो 13 ही है, और दोनों में एक ही पावर है उनकी, दैट इज़ 1। तो एच सी एफ आ गया 13 रेस टू दी पावर 1। एल सी एम निकालने के लिए मैंने आपको बोला था हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, 7 की हाईएस्ट पावर लेंगे और 13 की हाईएस्ट पावर लेंगे, सारी 1 ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल सी एम। तो 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13, तो 4 एक सेकेंड, 4 3 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 42, 1 4 ज़ा 4, तो 182 इसका एलसीएम निकल के आता है। तो 182 हमारे पास एलसीएम हो गया, एलसीएम हमारे पास 182 हो गया और एचसीएफ 13 हो गया। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या होता है? ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी।
तो इसको हम यहाँ करते हैं वेरीफाई। तो नंबर्स थे 26, तो 26 इंटू 91 है, एक सेकेंड, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एफ विच इज़ 13 इंटू 182। तो करके देखते हैं 26 और 91 का। सो 6 वन का 6 और कैरी, सो आप प्लस बस 6 प्लस 2 3 3 3 एंड 20। ओके, सो 2366 हमारा LHS निकल के आ रहा है। तो LHS जो है वो तो हमारे पास 2366 है। अब इस साइड को भी वेरीफाई कर लेते हैं। हाउएवर आई नो कि इसका आंसर भी 2366 ही आएगा। तो 3 2 6 1 कैरी, सो 8 1 8 3 6 6 एंड 3 1 3 3 23। सो 2366। तो आप देखेंगे जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है। सो हेंस वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज़ वेरीफाइड। अगर ये रिलेशन कभी भी आपका इक्वल नहीं आए, दैट इज़ कभी आपको ऐसा हो जाए कि ये जो है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो आप समझ जाना कि आपने LCM और HCF निकालने में कोई ना कोई गड़बड़ करी है, नहीं तो आप यहाँ पे किसी प्रोडक्ट में गड़बड़ कर रहे हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला तो हो गया। अब हमारे पास नंबर्स हैं 510 एंड 92। तो सबसे पहला काम, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले तो हम फैक्टर्स ही लिख लेंगे। सो लेट मी चेंज द पेन कलर। सो 510 के फैक्टर, सबसे पहला मेरे को नंबर तो यहाँ 2 ही दिख रहा है, तो 2 इंटू 2 फिर 255 हो जाएगा। देन 5 से जाएगा 51 आएगा। देन 3 इंटू फिर 17। हाँ, तो ये हमारे पास इसके 510 के फैक्टर्स हो गए। सो नाउ मूविंग ऑन टू द 92। सो 2 इंटू ओके 46 से 2 चला जाएगा तो 23। सो 23 बचेगा। तो ये हमारे पास दोनों के क्या हो गए, फैक्टर्स। LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, पहले HCF निकालने थे। HCF ज़्यादा ईजी है। HCF के लिए हमें जो नंबर्स कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो आप देखेंगे इनमें सिर्फ 2 ही नंबर है जो कॉमन है, और इसमें आप 92 में तो 2 की पावर 2 है, क्योंकि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। इसमें तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 1 है। सो हमारा जो HCF है वो आता है हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ अल्टीमेटली 2। LCM में हमें क्या करना है, हर एक नंबर को लिस्ट डाउन करना है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, हमारे पास 5 आ रहा है, हमारे पास 3 भी आ रहा है, हमारे पास 17 भी आ रहा है, हमारे पास 23 भी आ रहा है, राइट। और अब हमें क्या करना है, हर एक की हाईएस्ट पावर को लेना है। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इधर देखिए 2 बार आ रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। 5 की 1 है, इनफैक्ट सारे नंबर्स की 1 ही आ रही है फिर। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। वो हो जाएगा 2 3 4 एक गया तो 6 2 3 4 6 0। तो ये हमारे पास इसका LCM निकल के आ गया। LCM कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और HCF भी है हमारे पास। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे सीधा सीधा, मैं इधर कर रहा हूँ। तो LCM हमारे पास क्या हो गया, 2 3 4 6 0 एंड HCF हो गया 2 इक्वल टू 510 इंटू 92। इन दोनों का हो जाएगा तो 2 से 2 डबल 2 इधर एंड 9 प्लस एड 1। ओके, तो 46920 हमारा इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही ईजी था ये वाला साइड तो। अब इस साइड देखना है तो इस साइड भी सेम ही आंसर आएगा, यू कैन चेक इट आउट। सो 2 0 0 2 1 2 एंड 5 1 5 5 2 10 10 की एक कैरी उधर गई तो 909। ओके 946। हाँ 46920। तो हमारे पास आप देखेंगे LHS और RHS इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका बगल वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। सो बगल वाला है 336 एंड 54। तो पहला काम हमारा जो रहता है वो है फैक्टर्स लिस्ट डाउन करना। तो 2 से गया तो 1 1 3। ओके, सो ये हो जाएगा 168, राइट। तो 168 में से 2 निकालेंगे तो 84 बचेगा, उसमें से 2 निकालेंगे तो 42 बचेगा, उसमें से भी 2 निकाल लेंगे तो 21 बचता है। तो फिर 3 लेंगे तो 21 में से गया तो फिर 7। हाँ, तो ओके, तो हमारे पास 2 की कितनी बार पावर आ रही है, 2 की पावर आ रही है यहाँ पे 4। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। 2 की 4 पावर थी और बाकी दोनों नंबर्स 3 और 7 की एक एक पावर थी। ओके, सो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1। ये हमारे पास 336 के फैक्टर्स हो गए। लेट्स मूव ऑन टू 54। तो इसमें से भी पहले 2 निकल जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा 27, राइट। फिर 3 27 तो बेसिकली 3 का जो क्यूब रूट होता है तो हम इसे 3 रेज़ टू द पावर 3 रख लेते हैं, क्योंकि 3 बार से ये 3 से जाएगा। सो हमारे पास इन दोनों के वो निकल आए हैं फैक्टर्स। HCF निकालेंगे सबसे पहले। तो हम HCF इज़ द ईजिएस्ट वन टू फाइंड।
तो HCF क्या आ जाएगा? HCF मैंने बोला था जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनकी सबसे छोटी पावर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 कॉमन पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो आप देखेंगे 2 कॉमन पड़ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे ये दोनों कॉमन पड़ रहे हैं। सबसे छोटी पावर ऐसे में जा रही है, राइट। दोनों की जो लीस्ट पावर है वो 1 है, तो हम क्या लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ अल्टीमेटली 6। HCF हमारा 6 निकल के आता है। LCM निकालेंगे। LCM में हर एक नंबर को लिस्ट डाउन करते हैं, डेट इज़ यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो 2 की हाईएस्ट पावर तो 4 है, सो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 4, 7 की तो 1 ही है, एक ही तो नंबर है, एंड 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। सो ये हमारे पास क्या हो गया इसका LCM। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 4 बेसिकली 4 4 से 16, राइट, एंड 16 3 का क्यूब हो गया 27 एंड 7, तो बेसिकली 16 इंटू 27 इंटू 7। सो 16 7 से याद कर लेते हैं, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 7 + 4 11, 112, 27 इंटू 112। Okay, so 112 into 27, 7 under 7, 7 2 are 14, 7 under 7, 8, 7 under 7, okay, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 2 4. So 4, 8 and 4, 12, 1 carried here, 0, so 3024. So LCM जो निकल के आता है वो आता है 3024, 3024. So this is our LCM. अब हम फाइंड करेंगे इसका रिज़ल्ट, बेसिकली जो हमारा रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। तो इस साइड वेरीफाई कर लेते हैं, इधर आते हैं, LCM इंटू HCF। हम यहाँ पे नंबर्स को A एंड B लेट कर लेते हैं। तो LCM हमारे पास से निकल के आया 3024 इंटू HCF है 6 एंड नंबर्स क्या हैं 336 इंटू 54। सो पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। जो साइड आप एक ट्रिक याद रखिए, जो भी साइड इजी है सॉल्व करने के लिए उसको पहले कर लो, क्योंकि बेसिकली अगर आपका आंसर सही होता है तो इस साइड भी हमेशा रिजल्ट सेम आता ही आता है। बट अगर आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कभी कभार ये नहीं आता इक्वल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है अगर आपकी कैलकुलेशन सही है। सो 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 6 1 6 6 13 14 1 एंड 6 60 is 18, so 18,144। एंड इधर भी कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा सेम ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन सही है जहाँ तक है। ओके, सो मैं कर लेता हूँ फिर भी 44, यस मैं चेक कर लिया है 18144 ही है। तो हम कहेंगे लेट अस कंक्लूड इट, LHS इज इक्वल टू RHS एंड हियर इज द क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो अब यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब यहाँ पे 3 इंटीजर्स हमें दिए गए हैं। सो 3 इंटीजर्स को हमें यूज़ करना है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इंटीजर्स छोटे छोटे से हैं। तो 12 के क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 तो बहुत ही ईजी है 3 इंटू 5, एंड 21 भी है 3 इंटू 7। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज़ आप करना, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 कर लेते हैं। सारी चीज़ें शुरू से ही सिंप्लीफाई करके चलेंगे, और 3 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ LCM और HCF निकालना है। तो आपको मैंने जो मेथड बताया उसके हिसाब से आप निकालेंगे। तो देखिए HCF निकालने के लिए सब जो नंबर्स कॉमन है, इन तीनों में जो एक लौता नंबर कॉमन है वो है 3, और उसकी सबसे लोएस्ट पावर देखी जाए तो वो 1 ही है हर एक में। आप देखेंगे तो HCF क्या हो जाएगा 3। LCM देखेंगे, LCM में आपको हर एक नंबर को लिस्ट डाउन करना होता है, फिर उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 7 भी आ रहा है। 5 और 7 की तो 1 ही 1 पावर है, तो लिख ली हमने यहाँ पे। 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है, सिर्फ 2 ही है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 इंटू 7। सो 7 4 ज़ा 28, ऊपर कर लेते हैं 28 इंटू 15 इज इक्वल टू 420। ये हमारा इसका LCM हो गया। तो इसको हम उधर लिख लेते हैं। ओके, 420 है, याद रखना आप। ओके, LCM हमारे पास आ गया 420। LCM और HCF हमारा निकल आया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 कितना ईजी है, राइट, 1 इंटू 17।
1 लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका फैक्टराइजेशन कैसा, राइट। इसमें भी 1 इंटू 23, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, सबसे बड़ी बात तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। दैट इज़ वाई इतना ईजी है। 1 इंटू 29। HCF मेरे को तो बताने की ज़रूरत है भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है भी है, सिंपली 1 ही है, क्योंकि तीनों में एक ही नंबर कॉमन और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, राइट। तो 1 इज़ द HCF। LCM के लिए आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा 11339। ये हो गया हमारा LCM। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट पेयर है इस थर्ड क्वेश्चन का, देन हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो 8 हो जाएगा बेसिकली 2 रेज़ टू दी पावर 3, राइट। 9 हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 2 और 25 हो जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 2। बेसिकली ये इनके क्यूब्स हैं और स्क्वायर्स हैं। LCM निकालने के लिए अगेन द ईजीएस्ट मेथड जो आपको मैंने बताया, पहले HCF निकालेंगे, ऑब्वियसली HCF इज़ ईजियर। HCF के लिए आपके पास नंबर तो कॉमन एक भी नहीं है, तो HCF तो 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि जिसका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता उधर हम 1 को मल्टीप्लिकेशन में मान के चलते हैं, तो HCF हमारे पास 1 हो गया। LCM को देखेंगे, LCM में हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर देखिए, तीनों ही अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 2 यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25, 9 5 से 45, 9 8 से 72, 72 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू अल्टीमेटली 1800। ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM। लेट मी राइट इट हियर। ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। बहुत ही ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट HCF 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। बेसिकली HCF दिया है, हमें LCM निकालना है और हमें दोनों नंबर्स भी दिए हैं। तो हम पहले गिवन लिखेंगे कि क्या हमें इस क्वेश्चन में दिया है। आप पहले लेट कर लेना कि जो नंबर्स हैं 306 और 657 वो A एंड B हैं। तो हमारा A हो जाएगा 306 से और B हो जाएगा 657 और HCF तो हमारे पास यही है विच इज़ इक्वल टू 9। हम सीधा सीधा रिजल्ट अप्लाई करेंगे जो हमारे पास रहता है, हमें गिवन तो वही है, या फिर आप A और B की जगह यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी लिख सकते हो, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए A एंड B लिखा है। और अगर आप A एंड B लिख रहे हैं तो प्लीज़ एक स्टेटमेंट लिखने दा, लेट द नंबर्स बी A एंड B। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लिख लेना कि लेट द नंबर्स बी A एंड B। चलो लिख ही दिया है। सो हमारे पास हम सीधा रिजल्ट अप्लाई करेंगे। लेट मी बाइफरकेट दिस। सो हम क्या करेंगे, A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF। आप वैसे भी LCM निकाल सकते हो बट आपको इसी मेथड से करना है बिकॉज दिस इज़ ईजियर। सो A एंड B क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM इंटू HCF। HCF की वैल्यू क्या है, 9 है। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM। सॉल्व करेंगे, 9 की टेबल से 306 आएगा, क्या 9 होता है 9 9 98 27, 7 गया तो 3 आएगा, 9 4 से 36। हाँ तो ये चला गया, तो हमारे पास क्या आता है, मैं इसको इधर कर रहा हूँ। तो 34 इंटू 657 विल बी आर LCM। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर आता है वो है 22338, बेसिकली 22,338। दिस इज़ आर LCM एंड दिस इज़ आर आंसर। प्लीज़ मेंशन दिस। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, ये तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन आ गया है, ये हमने जो किया था। चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए सेम मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, किसी भी नंबर को, कोई भी लेट से हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि n मान लेता हूँ, किसी भी नंबर को अगर हमें डिजिट 0 से एंड कराना है तो हमेशा ये जो n है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नेसेसरीली आएंगे ही आएंगे। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर मिसिंग है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, राइट, मतलब वो डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। तो सेम ही चीज़ यहाँ पर होगी। हमें क्या दिया गया है, 6 रेज़ टू द पावर n। हमें n की कोई नेचुरल वैल्यू दैट इज़ 1 2 3 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाने वाली कोई वैल्यू ऐसी बतानी है जिससे कि हमारा ये जो नंबर है इसकी आगे इसकी जो यूनिट्स प्लेस है, दिस इज़ द यूनिट प्लेस, उस पर 0 आ जाए। तो हम देखेंगे 6 को अगर आप करके देखेंगे तो बेसिकली 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n है। आप इसके फैक्टराइजेशन में देखोगे तो सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, 5 तो कहीं है ही नहीं है। तो आप रीज़न दोगे, सिंस देयर इज़ नो 5 अकरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन
6 raised to the power n will not end with the digit 0 for any natural value of n, राइट। ईजी है, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए अब तक तो ये आपको आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और कभी कभार आ जाता है, बहुत ईजी है करना। इसका एक मेथड है, एक अप्रोच है, वो आप सीख जाओगे फिर आपको बहुत आसान लगेगी। तो क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा इन नंबर्स पे, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजाइट नंबर्स। हमें ये पता करना है कि कंपोजाइट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा। देखिए मैं पहले ये नंबर ले लेता हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आप इसको ब्रैकेट में लिखें। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये अलग से ऐड हो रहा है, तो ये दोनों को अलग एंटिटीज़ की तरह लेना है। अब सिंस ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम इनमें कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें भी 13 आ रहा है, मैं इन कलर चेंज कर लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे भी 13 आ रहा है, यहाँ पे भी 13 आ रहा है, तो मैं 13 कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, 13 मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचा, 7 इंटू 11, राइट, प्लस में 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हमने ये वैल्यू निकाल ही ली। तो अब हमारे पास क्या बचता है ये, तो अब हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 13 को बाहर ही रहने देंगे। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 77 प्लस 1, राइट, क्या निकल के आता है, हमारे पास आता है 13 इंटू 78। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा है। इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसके जो नंबर है, हमें ये प्रूव करना है कि कंपोजाइट नंबर क्यों है। तो कंपोजाइट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे, आप 78 को अगर फैक्टराइज करेंगे आगे तक, बेसिकली क्या आंसर क्या आएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7 78, राइट। तो 2 से बन जाएगा 9, 39, तो 3 से चला जाएगा, फिर 13 से चला जाएगा, यस। तो इसके आप देखेंगे कि मतलब 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हैं, राइट, 4 फैक्टर आ रहे हैं इसके। सो हमें यही प्रूव करना था कि इसके जो, हमें कंपोजिट नंबर हमें से क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सेम आपको दूसरा मेथड उस पर अप्लाई करना है, सेम यही मेथड रहेगा। ओके, हम नंबर ले लेते हैं पहले, तो वो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। प्लीज़ पार्डन माई हैंड राइटिंग स्किल्स, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। मैंने क्या बताया, पहले आपको कॉमन लेना है। कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 5 ही है इकलौता जो कॉमन पड़ रहा है। एक ये वाला इस साइड 5 है और एक ये 5 है, तो 5 ही हम कॉमन निकालेंगे। 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 को क्या ही देखें, प्लस 1, ये इसके अंदर ही मान लीजिएगा, राइट। तो आप इनका प्रोडक्ट कर लेंगे और फिर उसमें ऐड कर लेंगे, जो भी इसका प्रोडक्ट आता है। मैं यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस छोड़ देता हूँ, इसमें 1 ऐड कर लेंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नंबर अंदर आएगा ये और नंबर्स में फैक्टराइज हो जाएगा। तो आप जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसको फैक्टराइज कर देना एंड फिर शो करना कि सिंस इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2 प्लस फैक्टर्स हैं, दैट इज़ वाई दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, दिस इज़ द रीज़न। तो आई होप आप ये कर लोगे, थोड़ा ट्राई कीजिएगा प्लीज़। आप भले ही वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, तभी आपको ये समझ आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, बेसिकली बहुत ईजी होने वाला है। ओके, सो द क्वेश्चन सेज देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। प्लीज़ इसको पहले हाईलाइट कर लेंगे कि क्या ज़रूरी है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट्स लगते हैं फॉर द सेम थिंग। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे विजुअलाइज करके बताता हूँ, विजुअलाइजेशन इज़ नेसेसरी। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए बेसिकली एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, राइट। जैसे कि हमारे पास कोई फील्ड है, उसके अराउंड ये पाथ है, ये एक पाथ है जिसके ऊपर ये दोनों फ्रेंड्स जो है सोनिया और रवि चल रहे हैं। तो सोनिया को क्या लगता है, सपोज़ कि सोनिया यहाँ से शुरू करती है, इस पॉइंट से शुरू करती है सोनिया। तो वो जब ये पूरा राउंड लगाती है इधर से इधर तक शुरू से, मतलब यहाँ से शुरू करती है वहाँ तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगता है वो कितने मिनट्स लगता है, 18 मिनट्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 18 मिनट्स आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, 18 मिनट्स टाइम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो रवि है उसको भी ये सेम राउंड करना है। बेसिकली रवि को मैं मान लेता हूँ, ग्रीन से डिनोट करता हूँ रवि को। रवि भी इसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगा
वो भी ऐसे जाएगा पूरा पाथ का गोल लगा के आएगा चक्कर, और यहाँ पे जब स्टार्टिंग पॉइंट तक है यहाँ पे वो पहुँचेगा, उसको कितना मिनट लगा ये करने में, उसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों का टाइम से बेसिकली सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है और रवि को कम टाइम लग रहा है वही सेम पार्क का राउंड लगाने में। सो क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज कीजिए वो सेम पॉइंट, बेसिकली हम ये पॉइंट मान के चल रहे हैं, ये सेम पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम मान के चलेंगे कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, बेसिकली वो ऊपर की तरफ दोनों जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में। तो हमें ये बताना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। तो हमें पता है, देखिए, तो जो रवि जो है वो तो साफ जल्दी कर जल्दी लेता राउंड हूँ लगा लेगा, और हम इस सोनिया को टाइम क्वेश्चन को लग सॉल्व जाएगा। तो करना शुरू बेसिकली मैं करते इसको हैं। पहले, तो देखिए बच्चों को इतना तो पता होता है कि इसमें या तो हम एलसीएम निकालेंगे या फिर एचसीएफ निकालेंगे, बट सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो यही होता है कि आखिर इन दोनों में से निकालना क्या है। तो एक चीज़ को आप हमेशा याद रखना, उससे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलसीएम जो होता है वो हमेशा हमें बिगर नंबर देता है। जब भी जैसे हमारे पास कोई सेट ऑफ गिवन नंबर्स है तो उसमें से हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमेशा बिगर नंबर ही होगा। वहीं दूसरी तरफ एचसीएफ हमको स्मॉलर नंबर देता है। तो यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन में खुद देखिए, वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप देखेंगे इसमें जो हमारा 12 और 18 मिनट्स है इससे पहले तो नहीं मिल सकते। तो इसमें आप एक चीज़ आप आराम से देख सकते हैं कि हमें एक बड़ा नंबर चाहिए, और बड़े नंबर के लिए अभी मैंने आपको बताया हमें क्या चाहिए। बड़े नंबर के लिए तो हमें फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि हमें एलसीएम ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है। एक सेकेंड, हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन में आप स्टेटमेंट लिख लेना। पहले तो आप ये लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय रवि कितना है, राइट। टाइम टेकन बाय सोनिया या रवि, आपको जो भी लगे। टाइम टेकन बाय रवि फॉर ड्राइविंग 1 राउंड, तो वो कितना है, 12 मिनट्स है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया को कितना लग रहा है, सेम आप ऐसे ही लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया, उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं। देन आप लिखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ टू फाइंड, राइट। ऐसे आप एक हेडिंग डाल के लिखना है इसके नीचे। हमें पता करना है कि लीस्ट टाइम, मतलब कम से कम टाइम बताना है जिसमें वो दोबारा मिल जाए। ठीक है, लीस्ट टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन, राइट, लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम में ये तो पता कर ही लिया, तो हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 के आई होप आपको अब तक रट गए होंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा इजी है। एंड देन 18 में 2 एक बार आता है और 3 2 टाइम्स आता है। मैं इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखता हूँ। तो एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। आपको हर एक नंबर, पहली बात तो ये यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान रहे नंबर्स प्राइम ही रहेंगे, नंबर चेंज नहीं होगा। तो हमें हर एक प्राइम नंबर लिख लेना है। बेसिकली जितने भी नंबर से उन्हें लिख लेना है। तो हमारे पास 2 है और 3 है, और फिर इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो ये इसका एलसीएम होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36। तो आप अब बोल सकते हैं कि इन दोनों को 36 मिनट्स लग जाएंगे दोबारा मिलने में, राइट। तब जाके ये दोनों एक कॉमन पॉइंट में मिलेंगे, वो भी इनका जो पॉइंट होगा, राइट। ये दोनों एक पॉइंट पर तब मिलेंगे जब 36 मिनट्स बाद होगा। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, उसको पहले सीख लेते हैं। तो थ्योरम ये कहता है कि लेट पी, एक सेकेंड में इन कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p divides a square then p divides a as well where a is a positive integer। तो जहाँ पर a थोड़ा वैसे, मैं उसको ऐसे सर्कल कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ चलो इसको शुरू से हम एग्जांपल के साथ करेंगे। तो एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। उन्होंने बोला है लेट p बी अ प्राइम नंबर। तो मेरे को क्या बताना है, एक प्राइम नंबर बताना है कोई सा भी। मैंने p मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक नंबर लेट कर लेंगे। p को मैं लेट से इक्वल कर देता हूँ। प्राइम नंबर कौन सा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो लेट p इक्वल टू 5। तो उसने ये बोला है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मैं a स्क्वायर को लेट से 625 ले लेता हूँ, राइट। तो हाँ वो क्या कह रहा है, अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या ये कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। 5 की टेबल से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 625 है ना। तो 5 + 5 1 2 2 10 एंड देन 25, दैट इज़ 5 125 टाइम्स ये जा रहा है। तो दिस इज़ डिविजिबल। तो क्वेश्चन ये, मतलब ये थ्योरम ये कहता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p a को भी डिवाइड कर लेगा। अब आप खुद बताइए, a स्क्वायर अगर 625 है तो a क्या हो जाएगा, यस
इसका अंडर रूट। तो 625 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 625 अंडर रूट इज इक्वल टू 25। 625 अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 25। तो क्या पी इसको भी डिवाइड कर रहा है, दैट इज क्या 25 को भी डिवाइड कर रहा है 5? यस, कर रहा है। तो थ्योरम यही कहता है बेसिकली कि अगर कोई पी हमारे पास प्राइम नंबर है तो अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। आई होप आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। मैं थ्योरम क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसका आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इस पर आप ट्रिपल स्टार्स लगाओ मेरे कहने पे। तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल तो आपके वैसे एग्जाम्स होंगे आपके स्कूल में, बट बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है टीचर्स का, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा आता ही आता है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन इनमें से हमेशा ही बनता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, सब कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए। तो वो तो मैं आपको यहाँ समझा ही दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बेसिकली एक नंबर लेंगे, हमें कोई सा भी नंबर दिया जाता है जो कि अंडर रूट में होता है। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास लेट से अंडर रूट 2 एग्जाम्पल के तौर पे है। इसके अंदर हम रूट 3 भी ले सकते हैं, रूट 5 भी ले सकते हैं और रूट 6 भी ले सकते हैं, रूट 7, जितने भी बेसिकली 6 तो खैर हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो 6 को तो हटा ही दो। रूट 7 हो गया, रूट लेट से 11 ले लेते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी नंबर्स हैं इनका हम करेंगे नंबर अंदर चाहे कुछ भी हो, अगर वो अंदर प्राइम नंबर है ऊपर एक रूट है तो दिस इज यही एक सिंपल मेथड जाएगा, सिमिलर मेथड ही है। तो यही एक लौता मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें बोला गया कि हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है हम उसे कहते हैं प्रूफ। ये मेथड का नाम रट लीजिएगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब याद कर लीजिएगा, रटना इज नॉट अ राइट वर्ड। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन ये एक लौथा मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि रूट 2 जो है रैशनल है। अब आप देखेंगे हम यहाँ पे जो अज्यूम कर रहे हैं वो दिए हुए का एकदम ही उल्टा है। हमें बोला इरेशनल प्रूव करो और हम इसका उल्टा, मतलब हम इसे रैशनल कह रहे हैं। तो इसी से ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमारी ये जो अजम्पशन है ये रॉन्ग निकलेगी। देन हम आखिर में कह देंगे कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। इसका मतलब ये है कि रूट 2 रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट 2 रैशनल है। अब अगर एक नंबर रैशनल है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक नंबर रैशनल है तो इसका क्या मतलब है कि मैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद ही होगी। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही सकता हूँ। एक चीज़ और हमें याद रखें कि ये जो पी है और ये जो क्यू है ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। ये को प्राइम नंबर्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। को प्राइम्स क्या होंगे, लेट से मेरे पास यहाँ पे जैसे कि 4/6 है तो मैं इसको कैंसिल करके 2/3 के तौर पे ही तो लिखूंगा। इनमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा मैं उसको काट दूंगा। तो मेरे पास अब ये जो 2 और 3 है ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, बिकॉज ऊपर भी प्राइम है नीचे भी प्राइम है। मैंने आपको बताया था जो नंबर आपस में प्राइम होते हैं उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये जो पी वाई क्यू का कोई सा भी आप यहाँ पे नंबर ले लो, हम उन्हें उनके कॉमन फैक्टर से काट लेंगे और उसके बाद हमें जो नंबर मिलेगा पी वाई क्यू, हम उसको मानेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स है। क्योंकि को प्राइम नंबर हर एक आप रैशनल नंबर देखेंगे वो को प्राइम नंबर्स, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम ही होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हमें इसी बात को हमारे दिमाग में बिठा के रखनी है कि ये जो नंबर है वो को प्राइम नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रूट 2 हम रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 को हमने ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स और बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, राइट। ये आपको बात समझ आ गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो बी है बेसिकली ये जो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, ये बी को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी रूट 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेसिकली हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 है तो वो तो कट जाएगा स्क्वायर से, b² हो जाएगा और b का स्क्वायर a का स्क्वायर। तो हमारे पास एक ये आ गई। इसको हम क्या करेंगे, लेट्स से इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 के तौर पे समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से एक सिंपल सा ट्रांसपोजिशन किया जाएगा। ट्रांसपोजिशन में हमने देख लिया कि ये जो 2 है इसको हमने RHS से भेज दिया है, तो b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 2, राइट। b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम याद आ रहा होगा
आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब भी आप ये सिचुएशन देखोगे आपको वो थ्योरम याद आना चाहिए। आप ये चीज़ तो देख ही रहे हो कि ये जो 2 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट? अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स ये ए को भी डिवाइड करेगा, है ना? आगे आप देखेंगे, अगर हम थ्योरम के हिसाब से देखें तो अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, राइट? तो इसी के हिसाब से हम मान लेते हैं कि ए जो है हम उसको 2c फॉर सम इंटीजर मान लेते हैं। ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम लूँगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकेंड, हमारे पास क्या दिया था? हमें दिया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमें क्या पता है? हमें बोला है कि जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब 2 अगर ए को डिवाइड कर रहा है, लेट्स से अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 तो आएगा ही आएगा, और फिर बाकी के इंटीजर्स होंगे, लेट्स से ए बी सी डी, मैंने सारे मान लेता हूँ, इन सबको मैं मान लेता हूँ सी। ठीक है, इन सबको जितने भी ये सब बाकी के इंटीजर्स हैं मैं इनको सी मान लेता हूँ इनके प्रोडक्ट को। तो मैं क्या इसको ए इज इक्वल टू 2c नहीं लिख सकता? ज़रूर लिख सकता हूँ। तो सी बेसिकली, सी क्या है? एक इंटीजर है, कोई से भी इंटीजर है, लेट्स से ये मल्टीपल इंटीजर्स भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, बेसिकली प्रोडक्ट है सबका। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2c, राइट? ए को अगर हम 2c के तौर पे लिखेंगे, फिर 2 तो उसमें एक है ही है, तो उससे हम क्या करेंगे? इन दोनों को स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड्स पे, राइट? हमारे पास ए इज इक्वल टू 2c है तो इन दोनों को साइड को स्क्वायर कर लेंगे, तो इस साइड भी हो जाएगा स्क्वायर, इस साइड हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। आगे के स्टेप में यही होता है, ए स्क्वायर को अगर हम डिवाइड वो करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो देखा जाए अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं। अब सिंस हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। एक चीज़ आप इनमें कॉमन देख रहे हो, मैं एक बार इनको साइड से लिखता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे लिखा है पहली इक्वेशन में लिखा है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इनमें आप देखेंगे इनका जो LHS और RHS है ये तो इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स अगर दोनों में ये इक्वल है दैट मीन्स कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? अगर हम दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? दोनों इक्वेशंस में हमें से ये समझ आता है कि 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले किया था, वो है ट्रांसपोजिशन। 2 को हम RHS पर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बचेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से वही थ्योरम अप्लाई होगा, सिंस 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। और इसी चीज़ से हमें एक चीज़ समझ आ जाएगी, क्या? कि 2 अगर देखिए 2 क्या है? b में भी आ रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, राइट? और 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। और अभी अभी हमने क्वेश्चन की हमने इस प्रूफ की स्टार्टिंग में बोला था कि a और b को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है तो इनके बीच में ये कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? सिंस अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, वो है 2। हम देखेंगे कि a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि a और b को प्राइम नहीं है, राइट? ए और बी को प्राइम नहीं है, और सिंस इन दोनों के पास 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, और इससे हमारा ये फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट होता है कि ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है एक के अलावा। हमने क्या अज्यूम किया था कि ए एंड बी जो हैं उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, यहाँ पे तो हमें 2 मिल गया, दैट इज़ कि ये को प्राइम नहीं है। तो इसी के साथ हम एक चीज़ कंक्लूड करेंगे, वो है ये कि हमारा जो असम्पशन था वो इनकरेक्ट था, इसी की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है। Hence we will say कि अंडर रूट 2 is irrational and this is the proof। तो ये वाला प्रूफ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बट अगर बहुत से बच्चों से नहीं हो पाता है तो आपको ये एक बार आप इसको रिवाइंड करके देखना, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी बोर्ड्स दिए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए, नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई एम देयर फॉर यू। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल में कहता है कि रूट 3 को इरेशनल प्रूव करिए। सेम मेथड मैंने आपको बताया, जैसे हमने अंडर रूट 2 को प्रूव किया ऐसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? असम्पशन करेंगे। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज रैशनल। सबसे पहले तो हम इसको रैशनली अज्यूम कर लेते हैं। अब सिंस ये रैशनल है तो रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्लियर? P, L, Q are
क्या है? यस, यू गॉट इट राइट, को प्राइम। ये जो नाम है को प्राइम, अगर ये वाला वर्ड आपके टीचर को नहीं दिखा तो वो आपके नंबर काट लेगा, बिकॉज ये वर्ड इसका कीवर्ड है बेसिकली इस सॉल्यूशन। तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड एक और चीज़, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेंशन नहीं किया तो भी नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक चीज़ है कि √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। मतलब इस को प्राइम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। क्या? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं है, सिर्फ 1 ही है एज अ कॉमन फैक्टर, राइट, एज अ कॉमन फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, क्यू को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू √3 इज इक्वल टू पी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम इस साइड को पूरा स्क्वायर करते हैं तो ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू p²। अब क्या करेंगे, यस यू गॉट इट राइट, इस 3 को इधर भेज देंगे। सो व्हाट वी विल गेट इज q² इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर से हमारे पास फिर वही थ्योरम यूज होगा, सिंस 3 डिवाइड्स p², 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। हमें क्या बताना है कि अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा है, 3 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि p जो है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर 3 एज अ कॉमन फैक्टर अकर करेगा और फिर बाकी के जितने भी नंबर्स हैं, लेट्स से मैं इनको n मान लेता हूँ, राइट। ये जितने भी बाकी के नंबर्स हैं इनको मैं n मान लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि p इज इक्वल टू 3n? इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। सो p इज इक्वल टू 3n, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक इक्वेशन का नामकरण भी करना है, वो है ये वाली, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या था, p इज इक्वल टू 3n, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि p इज इक्वल टू 3n, लेट p बी इक्वल टू 3n फॉर सम इंटीजर n। फिर से हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p² इज इक्वल टू 9n²। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मर्ज करेंगे। 3q² इज इक्वल टू p², ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को हम देखेंगे तो इसमें जो LHS और RHS है वो इक्वल है। इससे हम कंक्लूड करेंगे कि 9n² इज इक्वल टू 3q²। मेथड सेम ही रहेगा, 3 से 9 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3n² इज इक्वल टू q², राइट। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ होगी, 3 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा, n² इज इक्वल टू q² अपॉन 3। थ्योरम अप्लाई होगा कि अगर 3 q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। इससे हमें ये समझ आता है कि अगर q के पास भी 3 एज अ फैक्टर है और p के पास भी 3 एज अ फैक्टर है, तो इन दोनों के पास 3 एज अ फैक्टर है, दैट मीन्स ये दोनों को प्राइम नहीं है, राइट। अगर ये को प्राइम नहीं है, इससे तो हमारा अजम्पशन टूट गया। हम यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे, सिंस p and q have 3 as a common factor other than 1, we conclude that our assumption was incorrect. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. Hence, we conclude that under √3 is irrational. Under √3 is irrational. Hence, proved. तो यही सेम मेथड है, आपने देखा, वही हमने अंडर रूट 2 के लिए अप्लाई किया, वही हमने अंडर रूट 3 के लिए अप्लाई किया। तो चलिए आ रहा एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 नंबर्स दिए हैं, इसलिए आपको ये मैं क्वेश्चन ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्या होता है, सेम ही मेथड जाएगा, थोड़ा इसमें थोड़ा सा अलग है। हमारे पास क्या है,
हमारे पास बोला है कि 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। इसका जो आंसर का लेंथ है वो उससे कंपैरेटिवली छोटा है, क्योंकि इसमें हमें ये प्रूव नहीं करना कि अंडर रूट 3 रैशनल है कि इरेशनल है, अनलेस क्वेश्चन में दिया ना हो, राइट। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको लिख के दिया जाएगा कि प्रोवाइडेड दैट अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल। अगर इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है तो आप अंडर रूट 3 को भी इरेशनल प्रूव कर देना, और अगर जैसे कि 2 मार्क्स की है या 3 मार्क्स की है तो जो अभी मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आप उसको करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू लेट्स से ए। ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है वेयर ए इज़ अ रैशनल नंबर। ए आपका रैशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि अरे इसमें डिनोमिनेटर कहाँ गया, तो डिनोमिनेटर कहीं नहीं गया, हम यहाँ पर p बाई क्यू को a लेट करके चलते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी बनी रहे और ये क्वेश्चन टफ ना हो। हम p बाई क्यू भी ले सकते हैं, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए a लेके चलते हैं। अगर हम a को भी मान के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। तो हम लिखेंगे वेयर a इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है, इसे हम a को रैशनल नंबर कह देंगे। एंड देन आप मेंशन कर सकते हो कि a इज़ इक्वल टू p अपॉन क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी इच्छा है। अगर आप ये मेंशन नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी। हम पहले ही बोल चुके हैं कि a इज़ अ रैशनल नंबर। नाउ अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसी स्टेप को दोबारा लिख लेते हैं, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a। आपको इसमें एक चीज़ करनी है, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। आपको इसमें क्या करना होता है कि जो रूट वाला नंबर होता है ना, आपको उसे एक साइड पे पहुँचाना होता है, उधर और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, हमारा जो अंडर रूट में नंबर होता है हम उसको एक साइड पे अकेला छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, देखिए मैं 5 को यही रहने दूंगा। अगर देखिए मैं 5 को इधर पहुंचा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास माइनस रूट 3 बचेगा। माइनस का नंबर नहीं चाहिए, जिसको पॉजिटिव रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव का ए है मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो हो जाएगा 5 माइनस ए, और ये माइनस वाले को मैं अंडर रूट 3 को उस साइड ट्रांसपोज करूँगा तो वो हो जाएगा रूट 3, राइट। आपको ये स्टेप समझ आया होगा। मैंने क्या किया, इस वाले नंबर को, लेट मी चेंज द इंक कलर, मैंने इस नंबर को इधर ट्रांसपोज किया और इस वाले नंबर को इधर ट्रांसपोज किया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आप देखेंगे इस साइड हमारे पास रूट 3 है और इस साइड 5 माइनस ए है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए तो एक क्या है, ए इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। हमारे पास ए रैशनल नंबर है, हमारे पास 5 भी रैशनल है, 5 इज़ ऑल्सो रैशनल, 5 इज़ रैशनल और ए भी रैशनल है। तो आप देख रहे हो हमारा जो LHS है वो पूरा का पूरा रैशनल हो चुका है, और हमारा जो RHS है ये तो इर्रेशनल है, अंडर रूट 3 तो इर्रेशनल है, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, ठीक है। देखेंगे आप फिर से यहाँ पे हमारा ये तो इक्वल आ रहा है, और लेकिन हमारा जो बेसिक आप देखेंगे क्या हमारा कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है, दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल, ठीक है। रैशनल इर्रेशनल की इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से फिर हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकला, फिर से वही सारी स्टेटमेंट कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और ये क्यों हुआ है, बिकॉज हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। इसी के साथ हमारी ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। इसी से हम कंक्लूड करेंगे कि हेंस 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। तो ये था इसका सोल्यूशन। बहुत ईजी, आपको क्या करना होता है, सिंपली जो रूट वाला नंबर है आपको उसे एक साइड पे छोड़ देना होता है, और सारे जो बाकी नंबर्स होते हैं वो रैशनल ही होते हैं। फिर आप बोलेंगे कि भाई एक साइड रैशनल है दूसरी साइड इरेशनल है, ये कैसे हो रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस आर असम्पशन इज रॉन्ग, एंड देन वही सारी स्टेटमेंट होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 3 रूट 2 इरेशनल को प्रूव करना है, राइट। वही मेथड लगाएंगे, 3 रूट 2 इज इक्वल टू, हम कोई फिर से एक नंबर ले लेंगे, लेट्स से p। आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा कि वेयर p इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, रैशनल नंबर, ठीक है। आपको बस इतना मेंशन कर देना है। फिर आपकी जो अंदर की चीज़ें होती हैं, राइट, लेट्स से हम p को अपॉन a अपॉन b मान लेते हैं, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बात की बात है, ये आप मेंशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपने बोल दिया है कि वेयर p इज़ रैशनल। एक बात याद रखिए, अगर आप रैशनल बोल चुके हो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वही बात बोल दी ना कि रैशनल है, ठीक है। इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यस हमें क्या करना है, रूट वाले नंबर को एक साइड रखना है, तो यहाँ पे रूट 2 को इधर छोड़ देंगे, मैं 3 को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा p अपॉन 3, राइट। अब फिर से वही चीज़ हो रही है, p क्या है, रैशनल नंबर है, 3 क्या है, रैशनल नंबर है, ये RHS साइड क्या हो गई, ये तो रैशनल साइड हो गई, राइट। और यहाँ क्या है, रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, फिर से वही चीज़ हो गई। क्या रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो इक्वल हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज आर रॉन्ग अजम्पशन।
तो फिर से हम वही चीज़ मेंशन करेंगे कि हमारी रॉन्ग असम्पशन थी, इस वजह से ये हमारा फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट हो गया है। और फिर हम आखिर में बोल देंगे रूट 2 इज़ इर्रेशनल। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी करते, लेट्स से आप 3√2 को p/q की फॉर्म में भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप वही चीज़ मेंशन करते कि वेयर p/q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी सेम मेथड जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, √2 इस साइड रह जाएगा, p/3q रह जाएगा। तो p/q तो अभी भी रैशनल है और 3 भी आपका रैशनल नंबर है, वही सेम चीज़ रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू हो रही है। एक्सरसाइज में हमारे पास है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। देखिए, अब मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करा सकता हूँ सेम वैरायटी के। मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको, मैंने √2 करा दिया है, √3 करा दिया है। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, तो आज वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ईजी है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सेम मेथड मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास अभी था 5 - 2√3 ऐसा नंबर था ना, यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 3 + 2√2 लेट इट बी एन, हम बोलेंगे लेट इट बी अ रैशनल नंबर, वेयर ए इज़ अ रैशनल नंबर। ये चीज़ आपको मेंशन करनी ही करनी है, ये मेंशन नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, राइट। वेयर ए इज़ रैशनल। ठीक है, फिर आपको उसके अंदर की चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने रैशनल बोल दिया पहले। क्या करेंगे, यस, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस √5 एक जो रूट वाला नंबर है उसे एक साइड रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 3 को इधर ले जाता हूँ। तो मैंने 2√2 को इधर छोड़ा, a-3 जो पॉजिटिव का था तो वहाँ जाके माइनस हो गया, तो a-3 मैंने इसको यहाँ पहुँचाया। अब 2 को पहुँचाऊँगा तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू a-3/2। ठीक है, फिर से वही चीज़ हो गई, ये रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तीनों रैशनल, राइट। तो अगर ये वाली साइड रैशनल हो गई और ये वाली साइड इर्रेशनल है, ठीक है, वही सेम चीज़, ये कैसे हो गई, तो हमारे अजम्पशन को रॉन्ग जस्टिफाई करता है, फिर वही चीज़ सारी स्टेटमेंट रहेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूव करना है कि फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। सेम मेथड जाएगा 1/√2। चलो ये थोड़ा अलग टाइप का है बट बहुत ईजी है, राइट। इसको भी हम मानेंगे लेट्स से p, वेयर p इज़ अ, यस, वेयर p इज़ रैशनल। तो वेयर p इज़ रैशनल हमने बोल दिया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या करना है, रूट वाले नंबर को एक साइड करना है। तो हम यहाँ पे बेसिक क्या करेंगे, सिंपल सा एक वो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा √2p इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ पे 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना। मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो हमारे पास क्या आता है, √2p इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, √2 को एक साइड छोड़ना है, तो √2 को यहीं छोड़ा, ये हो जाएगा 1/p। अगेन वही चीज़ हो गई, p हमारा रैशनल, 1 रैशनल, ये 2 कैसे इर्रेशनल आ गया, ये इर्रेशनल साइड हो गई, राइट। ये इर्रेशनल हो गई, ये रैशनल हो गई, अगेन वही चीज़ हम बोलेंगे एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। सारे क्वेश्चंस का एक ही लॉजिक है, मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस में गड़बड़ ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन की वैरायटी आती ही आती है। तो अब हमारे पास आता है 7√5। अगेन वही चीज़ करेंगे, इसको मैंने p अज्यूम कर लिया, वेयर p इज़ अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा इस बार, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यस, हमें क्या करना है, अंडर रूट वाले नंबर को एक साइड करना है, तो हो जाएगा p/7। अगेन p रैशनल है, 7 रैशनल है, ये कैसे इरेशनल हो गया। फिर से हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ पे इक्वल आ रहा है लेकिन हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि रैशनल कभी भी ऐसा नहीं होता कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो गया, राइट। नहीं तो फिर वैरायटी क्यों होती नंबर में, ठीक है, वही चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 + √2। तो 6 + √2 को करते हैं। अगेन वही सेम मेथड जाएगा, यहाँ पे हमने p लिख लिया, हमने √2 को इस साइड छोड़ा, p-6। अगेन ये रैशनल, ये रैशनल, ये कैसे इरेशनल हो गया, सेम मेथड। और इसी के साथ आई गेस वी हैव रीच्ड आवर एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। सो रियल नंबर्स इज़ ऑल सेट। एंड मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था अंडर रूट 5 वाला, प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा। देखिए सेम मेथड है, नंबर ही बदला है। नहीं आया तो मैंने आपको जो पिछला सोल्यूशन कराया ना, उसमें हर एक जगह जहाँ पर √2 लिखा है वहाँ पे आप √5 कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, इतना आप कर लोगे, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड हाँ, अगले लेक्चर के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि उसमें हम NCERT एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। NCERT एग्जाम्पलर में से भी बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। इसका जो वेटेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% से 30% रहता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो ये मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। और इसी के साथ
Please consider to like, share and subscribe. Happy learning.